KGS 7th मेंस टेस्ट 1 का पार्ट 3 है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया है, देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन रह गया। ठीक है। राष्ट्रीय और राजनीतियों का आकार देने में क्रमशः बिहार की संसद और विधानसभा सदस्य यानी कि सांसद और विधायक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखते हैं। बिहार की आवाज लंबे समय से सत्ता के गलियारों में गूंजती रही है और देश की नियति के आकार देती रही है। बिहार की आवाज़ें क्या है? लंबे समय से सत्ता के गलियारे में गूंजती रही है और देश की नियति में को आकार देती रही है। जब बिहार के बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने राष्ट्र निर्माण में राज्य के अस्थायी योगदान को उजागर किया। संवैधानिक ढांचे के आकार देने से लेकर भूमि सुधारों को आगे बढ़ाने तक बिहार के सांसद और विधायकों ने नीति निर्माण में लगातार नेतृत्व किया। यह विरासत आज भी कायम है। बिहार के नेता सामाजिक न्याय, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देखते हैं कि राष्ट्र नीतियों के आकार देने में बिहार के सांसदों की भूमिका कैसे है। तो आज़ादी के टाइम राजेंद्र प्रसाद से ही शुरू करना है। राजेंद्र प्रसाद 1884 में का जन्म हुआ था 1963 में, तो जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई सारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जीरादेई स्थान पर। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने खाद्य एवं कृषि संबंधी समिति की अध्यक्षता की। गांधीवादी सिद्धांतों के एक समर्पित अनुयायी के रूप में उन्होंने गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम विशेष रूप से पूरे भारत में खादी और हाथ से कताई को बढ़ावा दिए, यानी कि खादी ग्रामोद्योग का। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के नेता के रूप में उन्होंने कृषि उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान चलाकर गतिशील और प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। उनके प्रयास किसानों की स्थिति को सुधार लाने पर केंद्रित हैं और उन्हें विशेष रूप से उनके प्रसिद्ध नारे अधिक खदान उगाओगे के लिए जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद का मुख्य नारा क्या है? अधिक खदान उगाओगे, जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में उनकी अभियान को शामिल किया गया था। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री होने के नाते खाद्य को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने में संदर्भ में ये कथन दिए थे कि अधिक खदान उगाओ। नेक्स्ट है बिहार की भूमि से जगजीवन राम। जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुई थी और ये बाबूजी के नाम से लोकप्रिय थे और 4 दशकों से अधिक समय तक सांसद रह चुके, यानी कि 40 वर्ष से अधिक समय तक सांसद सदस्य रहे हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, श्रम अधिकारों और रक्षा तैयारियों की वकालत की है। 2 पृथक कार्यकालों के दौरान
केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने हरित क्रांति और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये 2 बार कृषि मंत्री भी रहे हैं हरित क्रांति। विशेष रूप से 1974 के सूखे के दौरान उन्होंने गंभीर खाद्य संकट से निपटने का काम सौंपा गया था और उन्हें एयरलाइनों के राष्ट्रीयकरण की देखरेख भी की और महत्वपूर्ण श्रम कल्याण कानून के लिए काम किया। रक्षा मंत्री के रूप में 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत को जीत दिलाई। 71 में जब बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी उस टाइम रक्षा मंत्री यही थे। थर्ड पर्सनालिटी है रामसुभग सिंह। तीसरी और चौथी लोकसभा के दौरान सांसद सदस्य थे। 1969 में भारत के प्रथम विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किए। तो भारत के प्रथम विपक्ष कौन है? रामसुभग सिंह। उन्होंने संसदीय प्रक्रिया और शासन सुरक्षा से संबंधित नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे वास्तव में भविष्य की विधायी कार्यवाही को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने में मदद मिली। नेक्स्ट पर्सनालिटी है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस 1930 में इनका जन्म हुआ है, 2019 में मृत्यु हुआ। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन बिहार से उनका गहरा नाता था। वे सांसद के रूप में मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व करने और कोंकण रेलवे परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि फेरा भी लागू किया, जिसके कारण IBM और कोका कोला को देश से बाहर जाना पड़ा। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण था। कारगिल युद्ध के दौरान क्या किए थे? रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण का काम किए थे और उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में हुई थी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पर्सनालिटी है लालू प्रसाद यादव। कई बार संसद सदस्य रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय पर काम किया। उन्होंने पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दे उठाए, आरक्षण लागू किया, ग्रामीण विकास पर जोर दिया। रेलवे मंत्री के रूप में ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय रेलवे एक लाभदायक संगठन बन गया। किफायती सार्वजनिक परिवहन के लिए बदलाव लाए, जैसे कि गरीब रथ नामक AC ट्रेन शुरू किया। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद क्या किए? इन्होंने नई तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस और कानूनी सुधारों पर राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री के रूप में उन्होंने डिजिटल इंडिया पहल का नेतृत्व किया और डेटा सुरक्षा पर केंद्रित कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के नीतियों को आकार देने में बिहार के विधायकों की भूमिका। तो ये सब सांसद के बारे में पढ़ें जो अभी तक पढ़े। अब है विधायक के बारे में। देखिए बिहार विधानमंडल में क्या कर रहे हैं। तो सर पर्सनालिटी प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह के है। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने शिक्षा, भूमि सुधार, औद्योगिक विकास संबंधी नीतियों की शुरुआत की। उन्होंने राज्य के जमींदारी उन्मूलन अधिनियम प्रस्तुत किया, जिससे जमींदारी प्रथा समाप्त हुई और काश्तकारों को भूमि का पुनर्वितरण किया गया। जमींदारों के प्रभाव को कम किया गया, जो एक क्रांतिकारी कार्य था, जिससे बिहार सामाजिक आर्थिक ढांचे को आकार दिया। अब है अनुग्रह नारायण सिन्हा। 1887 से 1957। अनुग्रह नारायण सिन्हा पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे। उन्हें राज्य के वित्तीय स्थिरता की नींव रखी और ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नीतियां प्रस्तुत की। कृष्ण सिंह के साथ उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं और कृषि पर काम किया। उन्होंने कृषि एवं श्रम मामलों के लिए नेपाल, कनाडा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अब है कर्पूरी ठाकुर। इनका जन्म 1924 में हुआ है। 2024 में इनको भारत रत्न मिला। 100 साल का जन्म के 100 साल के अवसर पर 88 में मृत्यु हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय पर अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नीतियां 1971 में वृद्धा पेंशन, 1977 में मैट्रिक तक शिक्षा निःशुल्क करना, शराबबंदी लागू करना, भूमि की छोटी जोतों का अविवाद कम करना शामिल था। तो मुख्यतः कौन कौन सा कार्य किए? 71 में वृद्धा पेंशन लाए, 77 में मैट्रिक तक निःशुल्क शिक्षा कर दिए, साथ ही शराबबंदी लागू किए और एक और काम किए हैं, भूमि की खेती जोतों पर अधिक भार कम करना शामिल कर दिए। 71 में उनके नेतृत्व में सरकार ने मंडल आयोग को लागू होने से पहले 20 साल पहले महिलाओं और उच्चित जातियों के अलावा पिछड़े समुदायों के लिए मुंगेरी लाल आयोग द्वारा अनुशासित आरक्षित सूत्र लागू किया। तो मंडल आयोग के जगह मुंगेरी लाल आयोग द्वारा जो भी अनुशंसा किया था उसको आरक्षण सूत्र को लागू किया था। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की शुरुआत की। एक और महत्वपूर्ण कार्य किए कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिए और मंडल आयोग के जगह मुंगेरी लाल आयोग का आरक्षण सूत्र को लागू किया। अब देखते हैं बिंदेश्वरी दुबे। बिंदेश्वरी दुबे का जन्म 1921 में, मृत्यु 1993 में। बिहार के विकास में उन्होंने योगदान जो श्रमिक आंदोलन के लिए उनकी वकालत और उनकी गहरी सार्वजनिक चिंता से प्रेरित है और अतुलनीय है। उन्हें कोयला खदानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण, श्रम अधिकारों के संवर्धन और बोकारो स्टील प्लांट और दामोदर घाटी निगम जैसी प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिए 100% नौकरी आरक्षण के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के औद्योगिक और सामाजिक विकास की दिशा में काम किया तथा श्रमिकों और विस्थापित लोगों के लिए शासन को आधिकारिक प्रभावी बनाया। क्या क्या किए? तो बिंदेश्वरी दुबे जो है श्रमिक आंदोलन के लिए वकालत किए और गहरी सार्वजनिक चिंता से प्रवर्तित किए।
कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण किए, श्रम अधिकारों का संवर्धन किए, बोकारो स्टील प्लांट और दामोदर घाटी निगम जैसे औद्योगिक और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को 100% नौकरी का आरक्षण किए। गजब थे। हाँ, नौकरी के आरक्षण की भूमिका निभाए थे। और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार के औद्योगिक एवं सामाजिक विकास के दिशा में काम किया तथा श्रमिकों और विस्थापित लोगों के लिए शासन को अधिक प्रभावी बनाया। वर्तमान सीएम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने परिवर्तनकारी नीतियों के माध्यम से बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी 7 निश्चय पहल, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ भारत, 7 निश्चय पहल, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ भारत, स्वच्छता और युवा रोजगार पर केंद्रित है। जबकि हर घर नल के जल, हर घर पक्की गली नली योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधा में सुधार किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को 50%, स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण, जीविका कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया। मुफ्त साइकिल, यूनिफॉर्म, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा जैसे सुधारों से स्कूल छोड़ने की दर कम हुई। जबकि स्वास्थ्य पहलों ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया। उन्होंने शराब निषेध नीति 2016 में लागू की और आधुनिक पुलिसिंग के साथ कानून और व्यवस्था में सुधार किया। स्टार्टअप नीति और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों ने बिहार में शासन, समानता और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाया। बिहार के सांसदों और विधायकों ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों नीतियों के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में राजेंद्र प्रसाद के महत्वपूर्ण योगदान से लेकर सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने वाले समकालीन नेताओं तक इनका भारत के शासन पर गहरा प्रभाव रहा। सामाजिक न्याय, शिक्षा, ग्रामीण विकास और औद्योगिक विकास पर जोर देने वाले ये नेता राज्य और राष्ट्र दोनों को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव जैसे शख्सियतें हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत करने और राजनीतिक प्रक्रिया में उनका समावेश सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। उनका योगदान भारत के राजनीति के परिदृश्य में बिहार की स्थिति को प्रभावित करना और राष्ट्रीय विमर्श में बिहार की आवाज़ उठाना। तो ये रहा इसका आंसर। सब पर्सनालिटी याद करना है। तीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है शॉर्ट वाला, वो देखना है। भारतीय राजनीति प्रशासनिक प्रणाली में सांसद के बहुआयामी भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये क्या है? भारतीय राजनीति प्रशासनिक प्रणाली में सांसद के बहुआयामी भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत की संसद, जिसमें राष्ट्रपति, उच्च सदन, राज्यसभा, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा शामिल है। तो संसद में के 3 अंग है।
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देश के राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली में महत्वपूर्ण बहुकार्यात्मक भूमिका निभाती है। सर्वोच्च कानून निर्माण प्राधिकरण के रूप में संसद विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, अर्धन्यायिक, चुनावी व अन्य आवश्यक कार्य करती है जो लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखते हैं। संसद सदस्यों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में इन कार्यों के लिए संसद को मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और सूचना देने की शक्ति प्राप्त होती है। अब देखते हैं विधायी शक्ति क्या है। संसद प्राथमिक कार्य देश के लिए विधि निर्माण करता है। संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत करने की शक्ति केवल संसद के पास है। इसके पास नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों, नामों बदलने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर राज्यों में उचित सदन की स्थापना और विघटन के लिए उत्तरदायी होती है। अब है कार्यकारी भूमिका। कार्यकारी भूमिका में क्या होगा, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बना सकती है। वित्तीय भूमिका में क्या है, संसद वह प्राधिकार है जिसमें देश के वित्त पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि भारत की संचित निधि से धन को निकालने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह करों के आवंटन और निगरानी करती है तथा लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर बहस और मतदान में भाग लेती है। अर्धन्यायिक भूमिका क्या है, संसद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाकर अर्धन्यायिक भूमिका निभाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके पास सदन की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार है। चुनावी कार्य भी है, देख लेते हैं चुनाव में क्या है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद। सदस्य मतदान के माध्यम से अध्यक्ष और दोनों सदनों में विभिन्न पैनलों के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अन्य कार्य भी हैं, जैसे संसद राष्ट्रीय आपात की घोषणा को मंजूरी देता है। इसका कार्य प्रभावी शासन के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है। अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से संसद संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है, शक्तियों का पृथक्करण बनाए रखती है तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसके बहुक्रियाशील संरचना ने केवल लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करती है, बल्कि राजनीतिक प्रणाली और प्रशासन के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन प्रक्रिया पर केंद्रित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 की व्याख्या करें। 3 के बारे में बताना है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। यह प्रावधान क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने, बदलती सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए
राज्यों को पुनर्गठित करने में संसद की भूमिका पर प्रकाश डालता है। पुनर्गठन प्रक्रिया को आकार देने में विभिन्न समितियों और आयोगों ने योगदान दिया। कौन कौन समिति है? सर्वप्रथम तो एस्केधर है। एस्केधर 1948 में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए सिफारिश किया था तथा भाषाई या सांस्कृतिक कारकों के स्थान पर प्रभावी शासन पर जोर देने की सिफारिश की। यह तर्क देते हुए इसकी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, इससे राज्य की भाषाई पुनर्गठन के विचार को अस्वीकार कर दिया। अब है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति 1949 में गठित हुई थी। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी मीन्स वल्लभ भाई पटेल और पी हो जाएगा पटाभी सीतारामैया। ये तीनों का समिति था। ये क्या बोले, इनका क्या था? तो तत्काल भाषाई पुनर्गठन के मांग को खारिज कर दिए। ये भी खारिज कर दिए, इसके धर भी खारिज किया। इसके स्थान पर इसने सिफारिश की कि राज्यों के राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर पुनर्गठित करें। वो प्रशासनिक बोला और ये राष्ट्र की एक सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर पुनर्गठित करना। अब आएगा 53 में फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ऐतिहासिक आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए वित्तीय व्यवहार्यता, प्रशासनिक दक्षता, भाषा, सांस्कृतिक एकता सहित कई कारकों को ध्यान में रखा। इसकी सिफारिशें 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मसौदा तैयार करने में सहायक रहे, जिसके तहत भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर वित्तीय व्यवहार्यता, प्रशासनिक दक्षता, भाषा, सांस्कृतिक एकता सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन किया गया। कब? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के मौजूदा कारकों और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है। तो विधेयक का प्रारूप तैयार करना, यानी कि गृह मंत्रालय राज्य पुनर्गठन के लिए विधेयक तैयार करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की सिफारिश, यानी कि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को उसे प्रस्तावित करना होगा तथा संबंधित राज्यों के विधानमंडल के पास भेजना होगा। राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दी जाती है, लेकिन उसकी राय सलाहकारी होता है, न कि बाध्यकारी। सेकंड है प्रस्तुत और पारित होना। विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए दोनों सदनों के साधारण बहुमत, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट क्या किए थे? गृह मंत्रालय में राज्य पुनर्गठन विधेयक को तैयार किया गया। सेकंड में ना विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने प्रस्ताव रखना होगा और संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास तब भेजा जाएगा। उसके बाद में विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा दे दी जाती है और उसके राय सलाहकारी होती है, न कि बाध्यकारी। अब राज्य सलाह देगा, बाध्यकारी नहीं होगा। उसके बाद संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाएगा विधेयक को और दोनों सदन में साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा। उसके बाद अब राष्ट्रपति अपना स्वीकृति दे देंगे। एक बार पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद यह कानून बन जाता है, जिससे
राज्यों का पुनर्गठन होता है। अब देखते हैं न्यायिक व्याख्या इससे संबंधित क्या है। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा अनुच्छेद 3 के दायरे और सीमाओं के संबंध में व्याख्या की है, जो इस प्रकार है। बेरोबारी यूनियन मामला 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना केवल अनुच्छेद 368 द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 3 द्वारा साधारण कानून के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है बेरोबारी 1960 में कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपना केवल किसमें है 368 द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है, न कि अनुच्छेद 3 के द्वारा। ये 3 में नहीं आएगा। अब है बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1960 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को पुनर्गठन पर अपनी राय साझा करने के लिए अधिक समय दे सकता है। यदि विधानमंडल दिए गए या विस्तारित समय के भीतर जवाब नहीं देता तो संसद इसके बिना आगे बढ़ सकती है। क्या कह दिया? बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को पुनर्गठन पर अपनी राय साझा करने के लिए अधिक समय दे सकता है, यानी कुछ समय के हुआ था, अधिक समय देगा। यदि विधानमंडल दिए गए या विस्तारित समय के भीतर जवाब नहीं देता है तो संसद इसके बिना आगे बढ़ सकती है। निष्कर्ष है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 भारत के निरंतर विकसित होती सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को संबोधित करने में निर्माताओं की दुर्दशा और लचीलापन को उजागर करता है। संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो संविधान के सिद्धांतों को समान करता हो। एक तरफ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और बीच सीमा को परिभाषित करना, यानी कि एक तरफ एकता और अखंडता को बनाए रखने के बीच सीमा को परिभाषित करता और दूसरी तरफ इसके विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध आवाज को स्वीकार करता हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यह भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस प्रकार परिभाषित करता है? देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक की गई है। राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत उसके किसी भाग को सुरक्षा या खतरा उत्पन्न हो तो गंभीर स्थिति में वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भाग या किसी क्षेत्र विशेष भाग में आपातकाल लागू कर सकता है। 352 के अनुसार राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद को लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है और यह पहला बार आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था। 10 जनवरी 1968 को इसको हटा लिया गया था। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के टाइम में हुआ था और उन्हें 25 जनवरी 1975 को एक नया आपात लगाया गया
और ये दोनों को सम्मिलित रूप से मार्च 1977 में हटाया गया। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियां हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है 365 के प्रावधान के अकॉर्डिंग, और वित्तीय आपात 360 में है। तो 356 का प्रयोग तो बहुत बार हो चुका है, 360 का एक बार भी नहीं हुआ है, 352 का शायद 3 बार हुआ है। जो ऊपर पढ़े। अब देखते हैं राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। तो आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। देश की सुरक्षा को युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की खतरा हो तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। उसके बाद राजस्व वितरण में संशोधन, यानी कि राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण के तरीके में परिवर्तन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसके बाद में है न्यायालय जाने के अधिकारों को निलंबित करना, यानी कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकारों को भी निलंबित करना, यानी कि आर्टिकल 32। अब कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में लेना, राष्ट्रपति राज्यों की कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। इसके बाद है विधानसभा को भंग और निलंबित करना, राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है। क्या क्या कार्य हो गया। फर्स्ट, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कोई भी देश की सुरक्षा का मामला हो, वो ये सशस्त्र विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण हो तो। सेकंड है कि राजस्व वितरण में संशोधन कर सकते हैं। और थर्ड है कि मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है, जो आर्टिकल 19 वाला जितना सारा है वो सब। और इसके बाद में है कि मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित कोई कानून, ये न्यायालय नहीं जा सकता है। उसके बाद में कार्यकारी शक्ति भी अपने हाथ में ले लेते हैं, और विधानसभा को भंग करने और निलंबित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। इसके बाद देखते हैं भारतीय लोकतंत्र के काम काज पर राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। तो केंद्रीकरण बनाम संघवाद, राष्ट्रीय आपातकाल का सबसे तत्कालिक प्रभाव केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। भारत जैसे संघीय ढांचों में यह राज्य सरकारों के स्वायत्तता और संघीय संतुलन को कमजोर करता है। राज्यों के पास कई निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अवहेलना या उन्हें दरकिनार कर सकती है। तो बहुत सारा केंद्र को पास बहुत सारी शक्ति हो जाता है। आपातकाल का सबसे तत्कालिक प्रभाव केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। तो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि संघीय ढांचे में राज्य सरकारें की स्वायत्तता और संघीय संतुलन को कमजोर करता है। राज्यों के पास कई निर्णय की शक्ति छीन जाती है, यानी कि नहीं रहती, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अवहेलना या उन्हें दरकिनार कर सकती है। इसके बाद नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों का निलंबन नागरिकों की स्वतंत्रता के गंभीर रूप से प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें बोलने, एकत्रित होने और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि सरकार यह तर्क दे सकती है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो ये महत्वपूर्ण है, अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार के लिए ये चुनौती है। अब है लोकतांत्रिक जवाबदेही। हालांकि कैबिनेट और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह देते हैं, लेकिन आपातकाल सरकार के कार्यों का सामान्य जांच को कम कर देता है। राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं और मंत्रिपरिषद संसद के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अधिक अधिकार के साथ कार्य कर सकती है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और जांच संतुलन के प्रणाली को कमजोर कर सकता है। जनता का मत और विश्वास। जनता क्या देखता है? आपातकाल के दौरान जनता की असहमति का दबाव दबाया जा सकता है, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आलोचनात्मक मतों की दबा दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ऐसे राष्ट्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक माना जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा कम हो सकता है। वैधता बनाए रखने के लिए सरकार की अपने कार्यों को उचित ठहराने की क्षमता महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष है कि आपातकालीन शक्तियों का संभावित दुरुपयोग वर्तमान में एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन भारतीय संसद और न्यायपालिका द्वारा प्रदत्त किया गया समाधान ऐसे समय में सत्ता के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र का सफल संचालन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ आपातकालीन शक्तियों को सीमित और संतुलित उपयोग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल और सामाजिक न्याय शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान। कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1970-71 फिर 1977 से 79 तक दो टाइम बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। वे नाई समुदाय से थे, जो अत्यंत पिछड़ा यानी कि ईबीसी का हिस्सा था। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय, सकारात्मक कार्रवाई और शैक्षिक सुधार के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। हाशिए पर पड़े होने के सुधार हेतु प्रतिबद्ध सरलीकृत नीतियों के साथ उनका शीर्ष भारत के शासन के मॉडल के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल। प्रथम कार्यकाल 70-71 में है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल के दौरान उन्होंने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू किया, जिसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना था। दूसरा कार्यकाल 1977 से 79 के टाइम में हुई थी। इस टाइम में मुंगेरी लाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछड़े वर्ग को अत्यंत पिछड़े वर्गों यानी कि मुसलमानों के कमजोर वर्गों सहित, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है, और पिछड़े वर्गों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट 1978 में लागू किया गया। इसने नवंबर 1978 में बिहार में सरकारी सेवाओं में 26% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। पिछड़े वर्गों के उप श्रेणियों का वर्गीकरण उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, जिसने समावेशी सकारात्मक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त किया।
उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर उच्च जातियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे समानता के अपने संकल्प पर अड़िग रहे। उन्होंने शराब बंदी नीति शुरू की और विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। अब देखते हैं उनका सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है। तो पहले सकारात्मक कार्रवाई देखते हैं। 1978 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर सहित हाशिए पर पड़े समूहों के लिए 26% आरक्षण की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए न्याय उचित प्रतिबंध सुनिश्चित करना, जिससे मंडल आयोग जैसी भविष्य की नीतियों का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब है समानता को बढ़ावा देना। उन्होंने संसाधन वितरण में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े समुदायों को पुनर्वर्गीकरण की वकालत की। नीतियों के माध्यम से दलितों और मुसलमानों के कमजोर वर्गों से वंचित समुदायों के हितों की वकालत की। सरलता और सुलभता। निजी जीवन गरीबों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने राजनेताओं के लिए भूमि आवंटन जैसी विशेषाधिकारों को अस्वीकार कर दिया, जिससे जनता के बीच उन्हें समान प्राप्त हुआ। शिक्षा से में सुधार किए तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा दिए थे। शिक्षा मंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया। यह एक क्रांतिकारी निर्णय था जिस पर काफी विमर्श हुआ, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने शिक्षा में समावेशिता के उनके दर्शन के अनुरूप था। अब है स्थानीय भाषाओं का बढ़ावा देना। सांस्कृतिक संरक्षण और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में हिंदी और स्थानीय भाषा का उपयोग की वकालत की। सुसम्यता की ओर जोर दिए थे। तो कमजोर वर्गों के लिए स्कूली फीस को माफ कर दिए, जिससे सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित हो। शैक्षणिक पहुंच में सुधार के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों के स्थान को प्रोत्साहित किया। स्कूलों और कॉलेजों के स्थापना के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, सकारात्मक कार्रवाई के परोपकार के रूप में कर्पूरी ठाकुर की विरासत उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं के रूप में स्थापित की। स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्य विषय के रूप में हटाने पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का निर्णय समावेशी शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है और समावेशी विकास और शासन का प्रतीक है। अब 4 का लास्ट क्वेश्चन रह गया है ई। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है? प्रस्तावना मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए।
देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को दर्शाती है। धर्मनिरपेक्षता की एक नकारात्मक अवधारणा भारतीय स्थिति में लागू नहीं होती, जहाँ समाज बहुधार्मिक है। इसलिए भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना, सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करना है। इसी को पंथ निरपेक्ष कहा गया है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्य का एक मौलिक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्पित हैं। प्रस्तावना है भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता को और मजबूत करते हैं। इसे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में देखा जा सकता है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 है। ये सभी नागरिकों को चाहे उनका धर्म कुछ भी हो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। 15 में धर्म मूल भाषा लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। 25 में क्या है तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, अपनाने और प्रचार करने का अधिकार है। 26 में क्या है तो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि धार्मिक संप्रदायों को राज्यों में हस्तक्षेप के बिना धर्म के मामले में अपने स्वयं के प्रतिबंधन का अधिकार है। 27 में धार्मिक उद्देश्यों के लिए कराधान की स्वतंत्रता है। 28 में पूर्ण राज्य निधि के संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। धर्मनिरपेक्षता की न्यायिक व्याख्या तो केशवानंद भारती बनाम किरण राज 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान के मूल लक्षणों में से एक है। इसके बाद है एसर बम्बई बनाम भारत संघ 1994। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संवैधानिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है और कोई भी राजनीतिक दल या सरकार जो किसी विशेष धर्म या विचारधारा को थोपने का प्रयास करती है वह कानूनी समीक्षा का अधीन होगा। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत भी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। अनुच्छेद 44 के अनुसार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि 46 में क्या है तो धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इस संवैधानिक प्रावधानों ने विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं और सरकारी नीतियों के साथ मिलकर धर्मनिरपेक्षता की समझ और व्यवहार को आकार देता है। 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट।